शुमाइला, आप पूछ लिया करें, फिर जब भी मैं फ्री होंगी ना तो मैं ऑफ कोर्स रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता रही थी एक इस्लामिक स्टडीज के क्वेश्चन का ना, कि एक लड़की एक कोई भी एक स्टूडेंट थी ना, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन कल परसों ही मैं एक पेपर चेक कर रही थी तो उसमें उन्होंने लिखा था इम्पैक्ट्स ऑफ सलाह, ठीक है, इम्पैक्ट्स ऑफ सलाह। और उनके नीचे उन्होंने पहला पहला लिखा था, इसकी सब हेड्स हैं, मतलब कि ये आर्ग्यूमेंट्स हैं, पेशेंस। तो आई वाज लाइक कि पेशेंस से क्या मुराद है आपकी। तो शी सेड कि मैम सलाह जो है ना, वो इनकलकेट करती है पेशेंस एक ह्यूमन में, और ये सारी चीजें वो बता रही थी। एंड आई वाज लाइक कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका एग्जामिनर आपकी कॉपी जो है वो चेक कर रहा है, उसको क्या पता होगा, उसके पास इतना टाइम है कि वो पूरा आपका पैराग्राफ पढ़े? बिल्कुल नहीं है ना। तो ये आर्ग्यूमेंट्स आपके बहुत अच्छे होकर भी फिर वो आपके रह जाते हैं, ठीक है। तो ट्राई किया करें कि आपकी जो आर्ग्यूमेंट्स हो वो बहुत ज्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, और साथ में जॉर्गन्स यूज करें उसमें, ठीक है। ये आपने दो चीजें माइंड में बिठानी है। तो यहाँ पे आप इजीली लिख सकते हो ना, इट इनकलकेट्स पेशेंस, ठीक है। तो आपने ये सारी चीजें माइंड में बिठानी है, इनको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बनाएं, ताकि एग्जामिनर के लिए ईज हो। जितनी ज्यादा एग्जामिनर को ईज प्रोवाइड करेंगे, उतनी ज्यादा आपके लिए वो ईज प्रोवाइड करेगा, ये आप लोग माइंड में बैठा दो, ठीक है। हम लोग फ्लो चार्ट बिल्कुल इसलिए नहीं बनाते कि आपकी राइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी लगे, नो। प्रेजेंटेशन मैटर करती है, लेकिन अगर आप जो फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स बनाते हो ना, उससे होता ये है कि एग्जामिनर को पता चल जाता है कि आपके पास कितनी नॉलेज है। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा यही गाइड करती हूँ, यही कहती हूँ कि आप ट्राई करें, जो आप लिख रहे हो ना उसको फ्लो चार्ट में ना लिखो। फ्लो चार्ट उन चीजों की बनाओ जो आप लिख नहीं रहे हो, ठीक है, डिफरेंट हो। तो देखिए ना, फॉर एग्जांपल इम्पैक्ट्स ऑफ सलाह है, इम्पैक्ट्स ऑफ सलाह। तो आप यहाँ पे फ्लो चार्ट इसी की बनाओगे, पेशेंस, इक्वालिटी और ये सारी चीजें, ब्रदरहुड, ये कलेक्टिव, इसके इंडिविजुअल कलेक्टिव इम्पैक्ट्स हैं, ठीक है। ये सारे आप लिखोगे और फिर नीचे आपने वही सब हेड्स देने हैं, तो इससे कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। आपने वो चीजों की डायग्राम्स बनाने हैं, वो चीजों की फ्लो चार्ट्स बनानी है जो कि डिफरेंट है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपका जो नॉलेज है, कंटेंट है, उसका पता चलेगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। जी, जैसे हम ग्लोबलाइजेशन और लोकलाइजेशन का कहते हैं ग्लोकलाइजेशन, ठीक है। तो ये एक jargon है, ठीक है। जैसे हमने ह्यूमन कैपिटल फ्लाइट पढ़ा था, ठीक है, जीडीपी, जीएनपी, ये वर्ड्स यूज करें तो इसको हम कहते हैं jargons, ठीक है। मतलब कि उसी टॉपिक्स के वर्ड्स को यूज करें। जैसे मैन डोमिनेटेड सोसाइटी है, वी हैव टू यूज पेट्रियार्की, ठीक है। तो ये चीजें जो है ना आपने माइंड में बिठानी है। इसी से आपकी वोकेबलरी भी अच्छी हो जाएगी, इसी से आपकी एक्सप्रेशन भी अच्छी हो जाएगी, और ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भी लगेगा। मैन डोमिनेटेड सोसाइटी, थ्री वर्ड्स को आपने पेट्रियार्की लिख दिया, खत्म बात, ठीक है। तो ऐसे आपको लेके चलना है चीजों को। और तो मैं बैठी हुई हूँ आपके लिए, आगे चलते हैं, ठीक है। तो आपने इनोवेशन नहीं लिखना, आपने पूरा उसको सेंटेंस बनाए। अगर आप फ्रेज में उसको सही तरीके से डिफाइन नहीं कर पा रहे हो, तो आप उसको सेंटेंस में लिख लो, ठीक है। तो इससे कोई जो है ना फर्क नहीं पड़ता। अब मैं कैसे लिखूंगी इसको, मैं आपको बताती हूँ। स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल contributes to innovation leading to economic growth। अच्छा, ये मैंने थोड़ा सा लेंदी लिखा है ना, इसलिए मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि लेंदी भले हो, लेकिन आपकी आपकी जो हेडिंग है, आपका जो सब आर्गुमेंट है, वो बहुत ज्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो। ये आप लोगों ने बस माइंड में बैठाना है। तो यहाँ पे आप इकोनॉमी की बात कर रहे हो इन पर्टिक्यूलर, तो इस पूरे पैराग्राफ में यू हैव टू मेंशन दैट कि आपकी जो हायर एजुकेशन है वो कैसे प्रमोट करती है इकोनॉमिक ग्रोथ को, ठीक है। तो अब आपने जो भी सात आर्ग्यूमेंट्स लिखने हैं, 3.1 2 3 4, अगर आपके पास इकोनॉमी के रिलेटेड जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, या और बहुत सारी चीजें हैं, जीडीपी ग्रोथ होती है, ये सारी चीजें अगर आपने यहाँ पे लिखनी है तो आपने इसके साथ ही लिखनी है, ठीक है।
तो यहाँ पे डायरेक्टली आप पॉलिटिकल जो है उस पर नहीं आ जाओगे, ये आपने माइंड में बिठाना है। 3 4 आपने लिख लिए इकोनॉमी के रिलेटेड, फिर आप आ जाओगे यहाँ पे 3.5 पर या 3.4 पर। आप क्या लिखोगे? सिंपल, जो आपकी, ये लिखती जाती हूँ मैं यहाँ पे, आप लोग लिखते जाओ, उसको नोट करते जाओ। हायर, हायर एजुकेटेड, sorry, highly educated individuals foster sound policy making leading to, या paving the way for, या फिर we have giving rise to, we have a lot of things। ठीक है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये वर्ड्स आपके माइंड में बैठ जाएंगे। लीडिंग टू गुड गवर्नेंस, ठीक है। तो आप देखें ना, हायर एजुकेशन, अगर जिसको ये पता होगा कि कैसे हमने लिंक करना है, तो वो ही अच्छे आर्ग्यूमेंट्स को बिल्ड कर पाएगा, ठीक है। ये मैंने अभी अभी बनाई है, मतलब आपसे आधा घंटा पहले, जब ये क्लास स्टार्ट हुई थी ना, उससे आधा घंटा पहले ये बनाई है मैंने। ताकि आपको, ये मैंने अभी देखा था सुबह में ये टॉपिक, और मुझे अच्छा लगा, तो आई थॉट कि मैं बना देती हूँ और यही डिस्कस करेंगे हम क्लास में। ठीक है, तो ये आगे मेरा पेपर रखा हुआ है, वही लिखा हुआ है, उसमें ही लिखा हुआ है, ठीक है। लीडिंग टू गुड गवर्नेंस, ठीक है। उसके अलावा आपने अब ये गवर्नेंस के बता दिए, उसके अलावा आप ये अकाउंटेबिलिटी की बात करेंगे। जो आपकी अवेयर पब्लिक होती है, जिनके पास अवेयरनेस होती है, वो प्रमोट करती है अकाउंटेबिलिटी को, ट्रांसपेरेंसी को। ये सारी चीजें आपने लिखनी है। उसके बाद आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में आ जाए, उसमें क्या लिखेंगे? उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट को हायर एजुकेशन प्रमोट करता है, फोस्टर करता है, इनकरेज करता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या आती है? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। उसके अलावा यू कैन राइट पॉवर्टी की तरफ जा सकते हो, इट रिड्यूसेस पॉवर्टी। उसके अलावा वी कैन राइट, एक और लिख लेते हैं यहाँ पे 3.7 पर फॉर एग्जांपल लिख लेते हैं, हायर एजुकेशन, चेंज करते जाइएगा, ठीक है। हायर एजुकेटेड इंडिविजुअल, हाईली एजुकेटेड इंडिविजुअल, सॉरी, यहाँ पे मैंने लिखा है स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल। यहाँ पे हायर एजुकेशन पर आ गए, सिंपल हायर एजुकेशन, या यहाँ पे लिखते हैं, एक मिनट, हाईली इंटेलेक्चुअल पीपल, highly intellectual people advocates for gender equality। ठीक है, ये कितना अच्छा पॉइंट है, मतलब आप हायर एजुकेशन को लिंक कर रहे हो जेंडर इक्वालिटी। स्टार्टिंग हमने इकोनॉमी से की, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रेलिवेंट है, और बहुत ज्यादा अच्छे स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स। स्टार्ट हमेशा हम स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट से करके करके फिर एंड तक हमने सब कुछ कवर करना है, हर डायमेंशन से उस टॉपिक को टच करना है, ताकि कोई ऐसी डायमेंशन ना हो जो हमसे मिस हो जाए। बस आपने ये ही ट्राई करना है। हम इसको इवन जो है सोशल हार्मनी की तरफ लेके जा सकते हैं, हम इसको एक्सट्रीमिज्म की तरफ लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने यहाँ पे, मैंने पॉइंट्स दिए हैं 3.10 10, ये मैं आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है। ये पिक्चर निकाल के मैं आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है। ये आपके 10 आर्ग्यूमेंट्स हो गए, जो कि बहुत ज्यादा रेलेवेंट हैं, जो कि एक्चुअली क्वेश्चन की आस्क है, ऐसे की आस्क है, जो कि एक्चुअली एग्जामिनर की आस्क है, ठीक है। ये आपको समझ आ गई बात? ठीक है, सब लोग बताओ, जो भी हो आप लोग यहाँ पे। शुमाइला, ये होगा क्योंकि मैं आपको वही कह रही हूँ ना, जितनी ज्यादा हमें क्या 2 वीक्स ही तो हुए हैं, तो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपकी एक्सप्रेशन अच्छी होगी। क्योंकि एक्सप्रेशन अच्छे करने का एक है रीडिंग, सोल्यूशन वे फॉरवर्ड, और दूसरा है प्रैक्टिस। रीड करके फिर आपने राइट करना है, सिर्फ ये दो चीजें हैं, इसी से इम्प्रूव होगा। क्योंकि हम ऑफ कोर्स क्रैम तो नहीं कर सकते ना एक्सप्रेशंस को, ऐसे ही इम्प्रूव होगा। तो ट्राई करें, मैं अगेन कहती हूँ ना, कि अगर आपके अभी भी एक्सप्रेशन है ना, तो आप रिफ्रेश करें आर्टिकल्स को। किसी भी डिप्लोमेट की एक्सप्रेशन अच्छी होती है, और बहुत सारी मैगजीन्स हैं, डॉन की मैगजीन का कोई आर्टिकल जो आपको समझ आ रहा है ना, अब देखिए हमने क्लासेस में आई थिंक 3 to 4 टॉपिक्स को टच किया है। अब इससे रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स आ रहे हैं आपको समझ आ जाएंगे वो।
तो आपने क्या करना है, उसमें वोकेबलरी जो समझ नहीं आ रही आप वो सर्च करें, और फिर आप अपनी जो है उसको रिफ्रेश करते जाएं। उसमें ना बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें देखेंगे, जब आप ज्यादा उसको रीड करेंगे ना बार बार, तो आपके माइंड में बैठ जाएंगी, फिर जब लिखने बैठेंगे ना तो वही चीजें आपके माइंड में आएंगी। तो ये ट्राई करें, ठीक है। प्रैक्टिस गुलाम, प्रैक्टिस। एक ही रीजन है। स्ट्रक्चर देखिए, हम लोग आपको ज्यादा से ज्यादा स्ट्रक्चर समझा सकते हैं ना। मैंने आपको स्ट्रक्चर समझा दिया, अब आपने क्या करना है, अब आपने कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ लिखना है। जितना ज्यादा लिखेंगे उतना ज्यादा जो है आप अच्छे अच्छा ऐसे लिख सकते हो। नॉलेज नहीं है तो नॉलेज गेन करें ना, आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, आप मैगजीन्स पढ़ो। आपने पूरा जो कंटेंट है ना, मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि कंटेंट कहाँ से हमने गैदर करना है। ठीक है, थीम्स प्रिपेयर करो, आप डायरेक्टली एक टॉपिक की तरफ ना जाओ। फॉर एग्जांपल अब ये मैंने दे दिया है हायर एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, तो ऑफ कोर्स उसके पीछे मैंने पूरा एक थीम प्रिपेयर किया है एजुकेशन का। एजुकेशन में फिर हमने प्राइमरी एजुकेशन होती है, हायर एजुकेशन होती है, लिटरेसी रेट, हमने सब कुछ पढ़ा है उसमें, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आके यहाँ पे ऐसे लिखूंगी। अब उस पूरे थीम को कैसे प्रिपेयर करना है, वी हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। वहां पे आप गूगल पे लिखो, यू विल गेट 4 to 5 आर्टिकल्स, और उसमें आपने क्या करना है, उसको रीड करना है, फैक्ट्स एंड फिगर्स को गैदर करें, उसमें से जो आपको लगता है कि ये आर्ग्यूमेंट बहुत अच्छा होगा आप लिख लो। वहां पे पहले डायमेंशंस बनाओ उस थीम की, कि इस थीम में से क्या क्या आ सकता है। आप डायमेंशंस कैसे बनेंगी, जब आप आर्टिकल्स पढ़ोगे ना, उनके जो टाइटल्स होंगे, तो ज्यादातर ऐसा भी होता है कि एग्जामिनर वो टाइटल्स से भी ऐसे देता है। जैसे बॉयज विल बी बॉयज, ये एक ऐसे आया था, आर्टिकल था ये आपका, ठीक है, एडिटोरियल था उसमें डॉन में। तो ये सारी चीजें ऐसे ही आपने डायमेंशंस को पहले क्लियर करना है, उनमें उनका मटेरियल गैदर करना है, ठीक है। और पास्ट पेपर एनालिसिस करें, पास्ट पेपर में एजुकेशन के रिलेटेड जो भी एसेज हैं, जैसे इलिटरेसी एंड डेमोक्रेसी, इलिटरेसी एंड डेमोक्रेसी डू नॉट मूव टुगेदर, एक ये भी ऐसे था। तो ये भी एक डायमेंशन है। लिटरेसी को आप डेमोक्रेसी से कंपेयर करो, उनका जो है जो लिंक है वो आप उस डायमेंशन में उसके उसका कंटेंट निकालो, ठीक है। तो ये सारे डायमेंशंस आप निकालेंगे पहले फर्स्ट पेज पे, फिर उनको एक एक डायमेंशन को लोगे और उसका कंटेंट लिखोगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप एक ऐसे का टॉपिक लोगे और उस पर लिखोगे, फिर आप देखिएगा फिर ये नहीं होगा। ठीक है गुलाम, सम्या, समझ आई बात। डायमेंशन कैसे प्रिपेयर करनी है, प्राइमरी तो आपको पता होती है कि हर चीज के कॉजेस देखो, हर चीज के चैलेंजेस देखो, हर चीज की रिकमेंडेशंस देखो, ठीक है। इनकी फिर फैक्ट्स भी लिखते जाओ, इनकी फिर जो केस स्टडीज हैं वो भी लिखते जाओ। उसके अलावा आर्टिकल से पता चलेगा, और पास्ट पेपर एनालिसिस, ये चीजें हैं, इससे आपकी पूरा एक अच्छा थीम जो है ना वो प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है। और मॉक्स जो होते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट अकेडमीज के, उनको भी देखते आया करें कि इसमें कौन सा टॉपिक है इस थीम का, ठीक है, उनको भी सॉल्व करते जाएं, ये अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा इंशाल्लाह। यस, हर डायमेंशन से, कोई भी एक ऐसा डायमेंशन नहीं होनी चाहिए जो कि कवर ना हो। ट्राई करें। क्लाइमेट है तो क्लाइमेट की हर तरीके से आपने उसको प्रिपेयर करना है, ठीक है। क्लाइमेट जैसे हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स हैं, हमारे पॉपुलिस्ट लीडर हैं, उनके साथ कंपेयर, मतलब हर चीज हर वे से करना है। क्लाइमेट चेंज को सिर्फ इन्वायरमेंटल साइंस का एक टॉपिक नहीं समझना, पॉलिटिक्स से रिलेट करें, हर चीज से रिलेट करें, ठीक है। जेंडर का टॉपिक करें, अच्छा सा कवर करें जेंडर, जेंडर के अच्छे होते हैं टॉपिक्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने करनी है। अच्छा, अब हम कहाँ पर थे, अब आपको ये मेन हेडिंग तो समझ आ गई, ठीक है। यहाँ पे आपने पूरा एग्जामिनर को बता दिया कि मुझे टॉपिक को सही से डिकोड करना भी आता है, और मैं बहुत ज्यादा रेलेवेंट भी हूँ, क्योंकि मैंने जो स्टैंस लिया है उसके मेरे पास 10 आर्ग्यूमेंट्स हैं। आप बिल्कुल रेलेवेंट हैं। आगे, आगे सेकेंडरी हेडिंग्स हैं, उसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, उसमें मैं तो लिखूंगी बैरियर्स या चैलेंजेस। अब आपकी फोर्थ, चैलेंजेस टू, एक मिनट में इसको सही करूँ, टू हायर एजुकेशन, एजुकेशन
अब इसमें आपके पास बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं, अगेन यहाँ पे तो बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हमारे पास होते हैं कि हमारी गवर्नेंस के इश्यूज हैं, हमारे पास लेक ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स हैं, हमारे पास लेक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पे लोअर एजुकेशन बजट आ जाता है कि हमारा 0.8% ऑफ जीडीपी जो है वो एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्ट होता है। हाउएवर आपका जो है 4%, यूएन टारगेट होता है 4%। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने यहाँ पे लिखनी है। फॉर एक हम लिख लेते हैं लेक ऑफ R&D, पूरा लिखिएगा सेंटर्स। ठीक है, बजट का लिख लीजिएगा, आउटडेटेड करिकुलम ये लिख दीजिएगा। तो ये सारी चीजें, लैक ऑफ ट्रेंड प्रोफेशनल्स की बात करेंगे आप। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें, ये हाई ब्रेन ड्रेन की भी बात कर सकते हैं। तो आपने बस लिंक करना है इनको। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, फिफ्थ पे आ जाना है। फिफ्थ में क्या करेंगे, रिकमेंडेशंस। अब मैं इस हेडिंग को देखिएगा कैसे बनाती हूँ, रिकमेंडेशंस फॉर एड्रेसिंग सच challenges एंड। अब यहां तक ये बिल्कुल ठीक है, इतना लिखना बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे फिर से हो रहा था कि एक्चुअली जो टॉपिक है उसके साथ में मैं इसको थोड़ा सा रिलेट करूं। मैंने क्या किया, एंड फॉर प्रमोटिंग नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, इसको आप पूरा लिखिएगा, फिर ये कॉलन आएगा। ठीक है, क्योंकि लिस्ट आउट कर रहे हैं, यहाँ पे भी कॉलन आएगा। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये इट मैटर्स, पता चलता है कि आपकी इंग्लिश जो बेसिक्स हैं वो कितनी स्ट्रांग है। उसके बाद फिर आप आएंगे 5.1। ठीक है, अब जो आपकी सोल्यूशन होता है ना, उनको ट्राई किया करें जुरेंट फॉर्म से स्टार्ट करें, आईएनजी फॉर्म से स्टार्ट करें। ठीक है, अच्छा, आपने ना एक बात का ख्याल रखना है कि सिर्फ बताना नहीं है, सिर्फ कहना नहीं है कि ये कर दें ये कर दें, उसका सोल्यूशन दें। कैसे होगा वो? फॉर एग्जाम्पल, मैं कहती हूँ कि हायर एजुकेशन को ना प्रमोट करो, तो एग्जामिनर कहेगा कैसे प्रमोट करें? तो एग्जामिनर का आंसर ये होगा कि आपने क्या करना है, स्पेंडिंग आपकी जो है ना बजट, वो ज्यादा करें इन एजुकेशन सेक्टर में, एज पर यूएन टारगेट। ठीक है, तो आपने उसका सोल्यूशन दिया है पूरा। हमने सिर्फ बताया नहीं है कि प्रमोट करें हायर एजुकेशन को, कैसे करना है, हाउ पार्ट बी यू हैव टू डिफाइन इट इन योर आर्ग्यूमेंट। ठीक है, इतना अच्छा आपका, इतनी अच्छी आपकी सब हेड होना चाहिए कि वो उसको फिर आगे पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, स्पेंडिंग इन एजुकेशन सेक्टर टू प्रमोट या टू फोस्टर हायर एजुकेशन, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट लिख दें। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैं नॉर्वे की एग्जांपल दे सकती हूँ, और मैं केस स्टडी यहाँ पे दे सकती हूँ, केस एंड पॉइंट लिख लें नॉर्वे। ठीक है, अपने उसमें दूंगी पैराग्राफ में जाकर, यहाँ पे भी लिख सकते हैं और वहां पे भी लिख सकते हैं। नॉर्वे क्या करते हैं, 6.6% अपनी जो जीडीपी है ना, वो इन्वेस्ट करता है एजुकेशन में। ठीक है, इट इज हाईली, एक्चुअली आपको पता है कि नॉर्वे बहुत ज्यादा डेवलप्ड नेशन है। वो आप सेंटेंस स्ट्रक्चर जैसे भी करें, लेकिन फिर आपको फ्लो में रहना है। हर सेंटेंस जो आर्ग्यूमेंट है ना, पैरेललिज्म कहते हैं इसको हम, सेम स्ट्रक्चर में होना चाहिए। ठीक है, आपने ऊपर भी देखा होगा मैंने कैसे यूज किए हैं सेंटेंसेस का। Wait, अब ये देखिए, सब में मैंने यही चीज की है, एडवोकेट, यहाँ पे आ गए फोस्टर पर, फोस्टर, यहाँ पे आगे कॉन्ट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो आपने वही स्ट्रक्चर फिर लेके आना है थ्रू आउट, ये याद रखिएगा। अब मैं हर जो अपना आर्ग्यूमेंट होगा ना रिकमेंडेशन में, उसको मैं आईएनजी फॉर्म से स्टार्ट करूंगी। आईएनजी फॉर्म जो है ना बहुत ज्यादा इंप्रेसिव होती है। ठीक है, तो उसमें आपने ये आईएनजी फॉर्म की तरफ ही लेके जाना है, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रिजिंग द गैप, या ब्रिजिंग डिजिटल डिवाइड, या फिर आप फोस्टरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसकी तरफ जाओ। ठीक है, इंटर एक मिनट, फोस्टरिंग, R&D। ठीक है, उसके अलावा आप 5.5 में जा सकते हो, प्रोमोटिंग इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप 5 हो गया, आप 6 में आप लिखोगे कंक्लूजन। दैट्स इट, ये आपकी पूरी एक आउटलाइन है। समझ आई बात? ठीक है, अब ये क्लियर था ना?
बिल्कुल क्लियर है। अब आप लोग खुद लिखोगे, इसको अच्छी तरीके से लिखना है, प्रैक्टिस करें। फर्स्ट टाइम ऑफ कोर्स आपके पास आर्ग्यूमेंट्स कम होंगे, सेकंड टाइम भी कम होंगे, थर्ड टाइम भी कम होंगे, लेकिन आपने छोड़ना नहीं है इसको। लेते लिखते लिखते जाए, लिखते जाए, लिखते जाए। एक मंथ के बाद आप अपनी जो है ना इम्प्रूवमेंट देखिएगा। अच्छा गुलाम, आप 27 में अपियर होना है, अपने समिया को तो होना है। जी। आउटलाइन एक्चुअली ना, पूरा आपका ऐसे जो है ना डिपेंड करता है आउटलाइन पर। क्योंकि जो, अगर आपकी आउटलाइन अच्छी होगी ना, फिर आपका ऐसे अच्छा होगा ऑटोमेटिकली। अब वो कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल, आपने एक अच्छी आउटलाइन लिखी है, उसमें तो मुझे पता चल गया कि आपकी एक्सप्रेशन भी अच्छी है, क्योंकि आपने जॉर्गन्स भी अच्छे यूज किए हैं, आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर भी अच्छा है, वहां पे ग्रामेटिकल मिस्टेक भी नहीं है, वहां पे स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं है, आपका आर्ग्यूमेंट भी अच्छा है, कंटेंट भी अच्छा है, थीसिस स्टेटमेंट आपने जो डिकोड किया है वो भी अच्छा है। उसके बाद में एक पैराग्राफ भी अगर पढ़ती हूँ ना आपका, इंट्रोडक्शन का या कंक्लूजन का, या एक बीच का कोई भी एक पैराग्राफ, मुझे समझ आ जाएगा कि आपके मार्क्स जो है ना वो 40+ हैं या उससे कम है। ठीक है। तो इसीलिए सब कहते हैं कि ज्यादा फोकस करें आउटलाइन, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन पर। पैराग्राफ आपने पहले सीखना है सबसे पहले। ठीक है, वो आपने सीख लिया, उसके बाद आपका कंटेंट अच्छा होगा तो आप अच्छा एक पैराग्राफ लिख सकते हो, क्योंकि वो फिर स्ट्रक्चर ही तो फॉलो करना है, और क्या करना है। मैं आपकी बात नहीं समझी। थीम्स वाइज तो मैंने आपको बताया था ना, इसका क्या इशू है, मतलब इसमें क्या इशू है? यस यस, यही बात कर रही हूँ, फ्लो हो जा, फ्लो फ्लो आ जाता है। एक पूरा आपने पॉलिटिकल, यस। सही है, मैं समझ गई। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही है, यही यही बात है। फ्लो भी आ जाता है। एक ऐसे भी मैं ट्राई करूंगी आपको, अभी तो मैंने आपको एक और आउटलाइन दिखानी है अपनी यहाँ पे, किसी स्टूडेंट की है या मेरी, मैं देखती हूँ। वो दिखाऊंगी, और फिर मैं आपको एक शेयर करूंगी पूरा कंप्लीट ऐसे। ठीक है, फिर वो भी देख लीजिएगा आप लोग। अब ये आउटलाइन समझ आ गई आप लोगों को? ठीक है। अब हम चलते हैं इंट्रोडक्शन पर। पहले मैं आपको एक आउटलाइन दिखा दूं, वेट करें। अब ये देखें, डी, अब ये टॉपिक्स ऐसे होते हैं, समिया आप थोड़ा सा देख लो उसको, क्योंकि आपने ऑफ कोर्स अपियर होना है ना, तो ये देख लें आप। डी ग्लोबलाइजेशन, अ टेम्पररी डिसरप्शन और अ परमानेंट शिफ्ट। ठीक है। क्वेश्चंस ऐसे होते हैं असल में जो हम पढ़ते हैं ना, जैसे मतलब मैंने आपको बेसिक्स से स्टार्ट किया है, फिर हमने ऐसे टॉपिक्स भी किए हैं, लेकिन टॉपिक्स ऐसे आते हैं। तो ये आपने माइंड में बिठाना है कि इजी टॉपिक्स आते ही नहीं हैं आजकल। सिंपल जो क्वेश्चन है ना, कॉजेज, इम्पैक्ट्स, रिकमेंडेशंस, वो आते ही नहीं हैं आजकल। ठीक है। तो आपने बिल्कुल क्लियर रहना है कि आपके टॉपिक्स ऐसे होंगे जिनको डिकोड करना थोड़ा सा हार्ड होगा, लेकिन अगेन आप इसको रीड करोगे, समझोगे, तो वही टॉपिक है, जो थीम आपने प्रिपेयर किया है वही है। ठीक है, थोड़ा सा बस इसको करना है आपने। अच्छा देखिए, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? इंटरकनेक्टेडनेस। सारे कंट्रीज जो हैं वो क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं ना। इंटरकनेक्टेड इकोनॉमीज हैं। ठीक है। पीपल फ्लो, आप देख रहे हो, ब्रेन ड्रेन जो हम कहते हैं। ठीक है। तो उसको हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, इंटरकनेक्टेडनेस हो गई है। आपको पता है डीग्लोबलाइजेशन उसका ऑपोजिट है, सिंपल। टेक ट्रांसफर हो रही है। आप देख रहे हो कि आपके बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स जो हैं वो दूसरे कंट्रीज के होते हैं। तो ये इंटरकनेक्टेडनेस है। फ्लो ऑफ गुड्स, फ्लो ऑफ ह्यूमन कैपिटल। तो इन सबको हम क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन। और डीग्लोबलाइजेशन इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है। अब वो पूछ रहा है आपसे, आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि डीग्लोबलाइजेशन क्या एक टेम्पररी डिसरप्शन है या परमानेंट शिफ्ट है? तो आप क्या कहोगे? शुमाइला बताएं, गुलाम बताएं, आपका क्या कहना है कि क्या डीग्लोबलाइजेशन वो टेम्पररीली है या फिर परमानेंट है? परमानेंटली वो डीग्लोबलाइजेशन हो जाएगी, जो इंटरकनेक्टेडनेस थी वो खत्म हो जाएगी, ऐसा हो सकता है?
नो, इट कैन नेवर हैपन। मुझे, मेरे हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो यही कहते हैं कि जो डीग्लोबलाइजेशन है वो टेम्पररी डिसरप्शन है। देखें, किसी के पास आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं कि ये परमानेंट शिफ्ट है, ठीक है, हो सकता है, क्योंकि आप ग्लोबल वॉर्स देख रहे हो, क्लाइमेट चेंज देख रहे हो, राइज ऑफ नेशनलिस्ट एंड पॉपुलिस्ट पॉपुलिस्ट लीडर्स देख रहे हो, जिनकी वजह से ये क्या हो रहा है, डीग्लोबलाइजेशन हो रही है, और ये हो सकता है कि परमानेंट है। कोई कोई ये कह सकता है, ठीक है। लेकिन हमारा जो आर्ग्यूमेंट है, मैं जिसके साथ गई हूँ वो कौन सा है, और आप किसके साथ जा रहे हो, वो ये है कि डीग्लोबलाइजेशन इज अ टेम्पररी डिस्ट्रप्शन। अब क्यों है, मैंने कह दिया ये, ठीक है, मैंने अपनी थीसिस स्टेटमेंट में भी ये लिख दिया। आगे मुझे इसको मैनिफेस्टेशंस जो है ना वो दिखानी है कि कैसे। भाई, हमारी ग्लोबलाइजेशन पर इकोनॉमीज डिपेंड करती हैं, एजुकेशन है। आप देख सकते हो कि कोर्सिया एक आपका जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिससे बहुत ज्यादा लोग एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें किसका रिजल्ट है, ग्लोबलाइजेशन का। टेक ट्रांसफर हो रही है, इनोवेशन है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर हो और आप क्लासेस ले रहे हो अमेरिका से, तो ये सारी चीजें किस में आती हैं, ग्लोबलाइजेशन। ब्रेन ड्रेन की आप बात कर रहे होते हो, ह्यूमन कैपिटल फ्लो, यहाँ से जो है पाकिस्तान से बहुत सारे लोग दूसरे कंट्रीज में जा रहे होते हैं, तो ये सारी रिजल्ट हैं किसके, ग्लोबलाइजेशन के, ठीक है। तो व्हाट वी थिंक इज डीग्लोबलाइजेशन इज अ टेम्पररी डिसरप्शन, ठीक है। तो हमने सिर्फ इसको सपोर्ट करना है, इसको हमने निग्लेक्ट कर देना है, इसको हमने टच नहीं करना, ठीक है, क्योंकि हमारा ये पर्सपेक्टिव है ही नहीं। और अगर ये हो जाए कि यहाँ पे मैं और की जगह पे एंड लिख दूं, फिर क्या होगा स्टैंस आपका, फिर आप लोग कैसे इसको लेके चलोगे। फिर क्या आप आउटलाइन में सिर्फ इस चीज को बताओगे या दोनों को बताओगे, ये मुझे बताएं। दोनों को, एग्जैक्टली exactly, ठीक है। ये क्वेश्चन ही होगा फिर वो कह रहा है कि भाई मैंने आपको बता दिया कि जो डीग्लोबलाइजेशन है ना वो टेम्पररी डिसरप्शन भी है और परमानेंट शिफ्ट भी है। उसके भी कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं, उसके भी कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये दोनों के। यहाँ पे लेकिन ये क्वेश्चन है, तो वी हैव टू आंसर इट। हमने एक स्टैंस लेना है एंड यू हैव टू बी क्लियर। अगर दोनों को डिफाइन करेंगे ना, फिर मुझे बताएं एंड और में क्या फर्क रहेगा। आपने एग्जामिनर को कंफ्यूज कर देना है, तो ट्राई करें कि सिर्फ एक की तरफ जाएं, दूसरे एंटीथीसिस स्केप्टिक्स की बात वो हमने नहीं करनी है बस यहाँ पे, ठीक है। तो यू हैव टू बी क्लियर कि आपने सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट्स के एक स्टैंस लेना है और उसको फिर सपोर्ट करवाना है बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स से, ठीक है, सिंपल इज दैट, क्योंकि यू हैव टू प्रूव योर पॉइंट। अब ये मैं आउटलाइन ना एक्चुअली इसलिए लेके आई थी, थोड़ा सा मुझे लग भी रहा था कि ये मैं आपको समझा भी दूंगी, और साथ में इसमें ना मैंने थीसिस स्टेटमेंट नहीं लिखी है, ठीक है। तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं तो भूल गई थी यहाँ पे लिखना, क्योंकि मुझे आदत नहीं है, अब मैंने स्टार्ट की है, थोड़ी थोड़ी मैं लिखती हूँ इनमें इसके नीचे, क्योंकि सीसी में आपको थीसिस स्टेटमेंट लिखना इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन में मेंशन होता है। सीएसएस में मैंने कभी नहीं लिखी, ठीक है, तो आप लोग ये माइंड में बैठाइएगा, अगर सीएसएस में अपीयर हो रहे हैं तो फिर आपके ऊपर है, लिख भी लें या नहीं लिखे, लेकिन इंट्रोडक्शन में लिखनी है, ठीक है। अब हम आगे आते हैं। अगेन मैंने फिर यही लिखा है, आप लोग थोड़ा सा इसको देख लें। सेकंड आपकी हेडिंग डीग्लोबलाइजेशन है, देखिए अभी आपने पूछा था ना कि डीग्लोबलाइजेशन क्या होती है, तो हमने ये भी एग्जामिनर को बता दिया। उसके बाद थर्ड क्या है, मैनिफेस्टेशंस इंडिकेटिंग ग्लोबलाइज डीग्लोबलाइजेशन इज अ टेम्पररी डिस्ट्रप्शन, पूरा मैंने टॉपिक ही यहाँ से लिया, ठीक है। तो इससे तो वैसे ही पता चल गया एग्जामिनर को कि इसने ये स्टैंस क्या लिया, और मैंने डायरेक्ट आ गई हूँ, बस थर्ड हेडिंग पर मेरा पूरा जो फोकस था वो एग्जामिनर की आस्क पर है, ठीक है। उसके बाद में 3.12, अब इसमें मैंने देखे ये केस एंड पॉइंट्स भी दिए हैं, 3 4 5 6 7 8 9, 9 पॉइंट्स दिए हैं मैंने, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आगे फैक्टर्स लेड टू डीग्लोबलाइजेशन, कि जो डीग्लोबलाइजेशन टेम्पररी शिफ्ट है, और टेम्पररी जो डीग्लोबलाइजेशन हुई हो रही है वो क्यों हो रही है, उसके पीछे कॉजेस क्या है, उसके पीछे फैक्टर्स क्या है, तो वो ये है। अब देखें यहाँ पे जॉर्गन्स की बात कर रहे थे ना हम, शुमाइला, तो ये देखें पॉपुलिस्ट नेशनलिस्ट लीडर, ठीक है। उसके बाद हमने बात की है यहाँ पे मैकडोनलाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, ठीक है, कल्चरल इम्पेरियलिज्म हो जाता है ना जब आपके वेस्टर्न कल्चर जो यहाँ पे आते हैं, और फिर आप देख रहे होते हो कि हमारे कल्चर जो है, हम चेंज अपनी ड्रेसिंग सेंस में क्या होता है, चेंज
फेस कर रहे होते हैं, सिंपल, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, वेस्टर्नाइजेशन, वेस्टर्न कल्चर जो है वो डोमिनेंट हो जाता है। डिपेंडेंसी सिंड्रोम, क्यों, डेट, डेट वगैरह। उसके बाद एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ठीक है, पेंडेमिक्स की वजह से भी डीग्लोबलाइजेशन हुई है, ठीक है। उसके अलावा फिर हम आगे रिकमेंडेशंस पर हमने फर्स्ट लिखा है फोस्टरिंग ग्लोकलाइजेशन, ठीक है। ग्लोकलाइजेशन होता है ग्लोबलाइजेशन प्लस लोकलाइजेशन। यू हैव टू थिंक ग्लोबली बट एक्ट लोकली, ये याद रखना है। अब कैसे देखें, फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड्स है ना, तो मैकडोनल्ड्स हर कंट्री में अपना जो मेन्यू है ना वो चेंज करता रहता है। मेक अरबिया देख लें, मिडिल ईस्ट या एशिया में आपने देखा होगा हलाल हलाल सर्टिफाइड फूड होता है। कहीं पे वेजिटेरियन को ज्यादा प्रायोरिटाइज किया जाता है, तो वहां पे मैकडोनल्ड्स वेजिटेरियन की तरफ जाता है। तो ये चीजें हैं कि यहाँ पे आपने ग्लोबलाइजेशन एंड लोकलाइजेशन नहीं लिखना, बल्कि क्या लिखना है, ग्लोकलाइजेशन, ठीक है। इससे आपकी एक्सप्रेशन भी अच्छी होगी और आपके जॉर्गन्स आपने यहाँ पे माइंड में बिठाने, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 5 इवन कितने दिए, अब देखिए फ्रेंड शोरिंग की बात की है मैंने। फ्रेंड शोरिंग का मतलब ये है कि जब कंट्रीज जो हैं, वो जो अलाइज कंट्रीज हैं, वो एक दूसरे के साथ ट्रेड वगैरह करती हैं, ठीक है, ये देख लें। और उसके अलावा ये 6 पे आ गया कंक्लूजन, ठीक है। सो दैट्स इट। ये सब बताने का मकसद ये था, ये भी मैं शेयर कर दूंगी। बताने का मकसद ये था कि आपने जो अपनी हेडिंग्स देनी है ना वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप जॉगिन्स यूज करें, उसमें बहुत सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन कर दी है, ठीक है। सो दैट्स इट। ये समझ आई? जी आप दे सकते हो, अगर आपको लगता है ना कि बहुत अच्छा है, अगर ये मैं लिखूंगी तो फिर इम्प्रेशन अच्छा जाएगा, तो यू कैन राइट। अब हम आते हैं इंट्रोडक्शन पर। अच्छा, हमने इसका इंट्रोडक्शन लिखा हुआ था ना, मुझे थोड़ा सा ना इंट्रोडक्शन इसका आपको बताना है कि कैसे लिखना है इसका। मैं आपको बताती हूँ, समझाती हूँ, फिर हम एक और इंट्रोडक्शन लिखेंगे अगर टाइम बचा तो। अदरवाइज वो मैं आपके साथ ऐसे ही शेयर कर दूंगी। देखिए आपने ना इंट्रोडक्शन में, पहले आपने इंट्रोडक्शन में करना ये है कि फर्स्ट जो आपका सेंटेंस होगा ना, यहाँ पे ओपनिंग सेंटेंस आपका आर्ग्यूमेंट नहीं होता, ये याद रखिएगा। इंट्रोडक्शन आप हमेशा थीम से स्टार्ट करते हैं, जनरल स्टार्ट होता है, जेनरिक होता है बहुत ज्यादा, फिर आप टॉपिक पर आते हो, ये याद रखिएगा। स्टार्ट आप थीम से करेंगे, जो आपका थीम होगा ग्लोबलाइजेशन है, डीग्लोबलाइजेशन है, उसके बाद आप टॉपिक पर आएंगे। स्टार्ट डायरेक्ट नहीं करना है इसमें, याद रखिएगा। जो आपका ओपनिंग सेंटेंस होता है वो इंप्रेसिव होना चाहिए, ठीक है, जनरल होना चाहिए बहुत ज्यादा। अब इसको पढ़ते रहें, एक मिनट। Geopolitical shifts in the world order present a multitude of challenges for globalization which pave the way for its reversal. रिवर्सल का मतलब क्या है, डीग्लोबलाइजेशन, सिंपल। उसके बाद आप आओगे डायरेक्ट टॉपिक पर, ठीक है, उसके बाद आप डायरेक्ट टॉपिक पर आओगे। However, various determinants contribute to the fact that deglobalization is a temporary disruption। ठीक है, अब मैं आ गई अपने स्टैंड पर, मैंने अपना स्टैंड ले लिया, ठीक है। ट्राई करें 2 to 3 टाइम्स अब अपना जो है ना ऐसे का टॉपिक वो इंट्रोडक्शन में डाले, ताकि पता चले एग्जामिनर को कि ये बिल्कुल रेलेवेंट है, ठीक है। उसके बाद अब कैसे है टेम्पररी डिस्ट्रप्शन, 3 to 4 आर्ग्यूमेंट्स उसके देने। फिर हम आएंगे जो हमने लिखा था फैक्टर्स लेड टू डीग्लोबलाइजेशन, उसके दो दो नहीं, दो नहीं बल्कि 2 to 3, 3 आर्ग्यूमेंट्स उसके देंगे। फिर रिकमेंडेशंस के भी 3 आर्ग्यूमेंट्स। आपका ये होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन पूरा कॉपी होता है आपकी आउटलाइन का, ठीक है, सिंपल होता है बिल्कुल इंट्रोडक्शन। अब इसको पढ़ें आप लोग। अब इसका फर्स्ट फैक्टर, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आर द ट्रू मैनिफेस्टेशंस ऑफ दिस फिनोमेनन। किसकी बात कर रहे हैं कि डीग्लोबलाइजेशन जो है वो टेम्पररी डिस्ट्रप्शन है। सिमिलरली डेमोग्राफिक्स एंड एजुकेशन फ्लो, मतलब पीपल फ्लो, ठीक है, also keep globalization alive, simple है, ठीक है। There are multiple factors which led to temporary deglobalization such as rise of nationalist leaders, cultural imperialism and dependency syndrome, जो आपने लिखे हैं उसमें, ठीक है, आउटलाइन में वही आपने मेंशन किए। In order to cope with the adverse consequences of deglobalization, it is imperative to take pragmatic measures including promotion of globalization,
and friendshoring and democratization of यूनाइटेड नेशन। ठीक है, अब ये टॉपिक्स आप लोग पढ़ोगे ना, फिर आपको ये वर्ड्स जो है ना समझ आएंगे। ठीक है, आपको बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आपने करना क्या है। आपकी जो मेन हेडिंग है उसकी 4 to 5 आर्ग्यूमेंट्स हैं, उसके बाद डायरेक्ट आप आ जाए सेकेंडरी हेडिंग्स पर। ठीक है, इन दिस वे द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन कैन बी मैक्सिमाइज्ड, ठीक है, थ्रू कोऑर्डिनेटेड प्रमोशन। ठीक है, सिंपल ये है। उसके बाद आपने अपनी जो ये पूरी थीसिस स्टेटमेंट जो है, जो आप इंट्रोडक्शन के नीचे लिखोगे, वो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, सिंपल है। अच्छा, एक वे ये होता है, दूसरा ये होता है कि आप जो यहाँ पे लिख रहे हो ना रिवर्सल तक, ये ओपनिंग सेंटेंस जो आपने बिल्कुल जेनरिक दिया है, इसको आप अच्छा और अच्छा कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप डायरेक्ट थीसिस स्टेटमेंट पर आ जाए।